आज हम पढ़ेंगे कोशिका के केंद्रक के बारे में, सेल न्यूक्लियस के बारे में। यह कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। कौन? केंद्रक जो है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। ठीक, प्रायः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह प्याज की कोशिका में लगभग 4 केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक, कोशिका को आयोडीन, सल्फेट या मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह कोशिका की सभी जैविक क्रियाविधियों पर नियंत्रण रखता है। केंद्रक जो है कोशिका की सभी जैविक क्रियाविधियों पर नियंत्रण रखता है, इसीलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। ठीक, यह है आपके केंद्रक की संरचना। केंद्रक की संरचना, ठीक, यह है आपका कोशिका का केंद्रक। ठीक, ये जो बाहर लेयर है ये है दोहरी झिल्ली, ये निचली वाली है, ये इसके ऊपर वाली, और जो इसके ऊपर लगा है छोटा छोटा, इसे कहते हैं राइबोसोम। और ये जो लगा है, ये कड़ी जो है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रादर्वी जालिका, इसके ऊपर भी राइबोसोम लगा है। ये है आपका केंद्रिका। केंद्रिका के ये जो धागे नुमा दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन धागा। क्रोमैटिन धागा ही कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र जब इकट्ठा हो जाता है तो क्रोमैटिन धागा से ही गुणसूत्र बनता है, तब हमें गुणसूत्र दिखाई देता है। ठीक, उसके पहले केंद्रक में क्रोमैटिन धागा पाया जाता है, उसके पहले गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन धागा ही गुणसूत्र बनता है। ठीक, ये जो धागा है ये है क्रोमैटिन धागा, और ये जो बिंदु है ये एक प्रकार से द्रव है। ठीक, द्रव यानी कि पदार्थ, केंद्रक द्रव। ठीक, और जो कोशिका के अंदर पाया जाता है उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के संपूर्ण रूप को हम कहते हैं जीव द्रव्य। ठीक, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, उन दोनों के मिलन के संपूर्ण रूप को हम कहते हैं जीव द्रव्य। अगर आप जीव द्रव्य के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ये क्या है, केंद्रक द्रव्य। फिर ये जो पोर है इसे हम कहते हैं बीच में, इसे हम कहते हैं केंद्रक छिद्र। यहीं से ही केंद्रक छिद्र के थ्रू ही केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में पदार्थों का आवागमन होता है। ठीक, किसके थ्रू? केंद्रक छिद्र के थ्रू। अब विषम गुणसूत्री तंतु हैं, ये क्रोमैटिन धागे हैं। ठीक, ये परिकेंद्रीय अवकाश हैं। परिकेंद्रीय अवकाश मतलब ये जो डबल लेयर है, डबल झिल्ली का मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, निचले वाले और ऊपरी वाले लेयर के बीच में जो थोड़ा स्थान होता है उसे ही हम कहते हैं परिकेंद्रीय अवकाश। ठीक, ये अंतः केंद्रीय गुणसूत्र है। ये केंद्रिका के अंदर जो गुणसूत्र पाया जाता है, ये है केंद्रक और यह है केंद्रिका। केंद्रिका के अंदर जो गुणसूत्र पाया जाता है उसे अंतः केंद्रीय गुणसूत्र कहते हैं। ये देखिए अंतः कला है, ठीक, इनर मेम्ब्रेन है, बाह्य कला ये है आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य कला ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है आपका केंद्रिका। ठीक, ये है अंतःप्रादर्वी जालिका, राइबोसोम, ये छोटे छोटे जो लगे हैं ऊपर, ये सब है राइबोसोम। ठीक, ये गुणसूत्री तंतु है। ठीक, क्रोमैटिन धागे जिसे हम कहते हैं। ठीक, केंद्रक निम्नलिखित पदार्थों से मिलकर बना होता है। केंद्रक निम्नलिखित पदार्थों से मिलकर बना होता है। नंबर पहला है केंद्रक कला, नंबर दूसरा गुणसूत्र। तो हम पढ़ेंगे पहले केंद्रक कला, और जो केंद्रक के बाहर जो मेम्ब्रेन होता है, इनर लेयर आउटर लेयर, बाह्य कला अंतः कला, उसे ही हम कहते हैं केंद्रक कला। केंद्रक के चारों ओर दोहरी कला का आवरण होता है। दोहरी कला मतलब एक जो नीचे होता है, एक जो ऊपर होता है, उनके बीच में क्या होता है? अवकाश होता है, उसे हम कहते हैं परिकेंद्रीय अवकाश। दोहरी कला का आवरण होता है जिनके मध्य परिकेंद्रीय अवकाश होता है। ठीक,
प्रत्येक कला 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। 2 कलाएं पाई जाती है, 2 मेम्ब्रेन, और जो है उनमें से दोनों मतलब प्रत्येक एक एक 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती हैं। निचली कला भी 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है और बाह्य कला भी 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। इन कलाओं का मुख्य कार्य है कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य को पृथक करना। इन कलाओं का मुख्य कार्य है कोशिका द्रव्य, जो कोशिका में द्रव्य पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य यानी कि कोशिका पदार्थ, और जो केंद्रक में द्रव्य पाया जाता है उन्हें केंद्रक पदार्थ यानी कि केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और उन दोनों को ये पृथक करती हैं। कोशिका द्रव्य को कोशिका में रखती हैं, केंद्रक द्रव्य को केंद्रक में रखती हैं। ठीक, इन कलाओं का यही मुख्य कार्य है। केंद्रीय छिद्र द्वारा इन द्रवों के मध्य विभिन्न पदार्थों का आवागमन होता है। जो केंद्र में छिद्र पाई जाती हैं छोटी छोटी, उन छिद्रों के द्वारा इन पदार्थों का यानी कि इन द्रवों के मध्य विभिन्न पदार्थों का आवागमन होता है। ठीक, केंद्रक के अंदर भरे पारदर्शी अर्धतरल प्रोटीन युक्त व विशिष्ट माध्यम को केंद्रक द्रव्य यानी कि केंद्रक रस कहते हैं। जो केंद्रक में पदार्थ भरा होता है लिक्विड टाइप का जेली नुमा, उसे हम केंद्रक द्रव्य यानी कि केंद्रक रस कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस कहते हैं, या फिर इंग्लिश में उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा आरवार, कैरियोप्लाज्मा आरवार, कैरियो लिम्फ कहते हैं। ठीक, अगला देखिए है आपका गुणसूत्र क्रोमोसोम। गला है क्रोमोसोम। केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। केंद्रक में क्या होता है? गुणसूत्र, यानी कि केंद्रक में होता है क्रोमैटिन धागा। ठीक, क्रोमैटिन धागा जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन धागा ही इकट्ठा होकर गुणसूत्र बन जाते हैं। ठीक, गुणसूत्र की संरचना आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं? कोशिका विभाजन के समय। उसके पहले गुणसूत्र क्रोमैटिन धागे के रूप में होते हैं। गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स उपस्थित होते हैं जिनमें आनुवांशिक लक्षणों की वाहक होती है। ठीक, जो आनुवांशिक लक्षणों की वाहक होती है। आनुवांशिक लक्षण मतलब जैसे जो आपके पिता में है, 1-2 कान, 1 नाक, ये सब आप उनके संतान में भी आएंगी। ठीक, यही आनुवांशिक लक्षण कहते हैं कि ये आनुवांशिक लक्षण है। वही आनुवांशिक लक्षण कहाँ से आते हैं? गुणसूत्र के थ्रू आते हैं। गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए तथा हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है, उसी से क्या आते हैं? उसमें जीन्स होते हैं और जीन्स में ही गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं। ठीक, उसी में इकट्ठा होते हैं, जीन्स में ही। ये सब आप अपर क्लास में पढ़ेंगे, आगे चल के ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक, इसी कारण गुणसूत्र आनुवांशिक वाहक कहलाते हैं। गुणसूत्र जो है आनुवांशिक वाहक कहलाते हैं। वाहक मतलब होता है जैसे वाहन होता है, मतलब वाहन जैसे ऑटो हो गया, बस हो गया, इससे हम क्या कहते हैं? यात्रा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वाहन। और इसे क्या कहते हैं? वाहक। मतलब ये भी जो है एक प्रकार से वाहन ही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। किसको? आनुवांशिक लक्षण को। इसीलिए गुणसूत्र को आनुवांशिक वाहक कहते हैं। ठीक, वाहक या वाहन कहलाता है। गुणसूत्र के प्रतिलिपिकरण से ही संतति गुणसूत्र बनते हैं। गुणसूत्र के प्रतिलिपिकरण मतलब डुप्लीकेट। प्रतिलिपिकरण मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट से ही संतति गुणसूत्र बनते हैं। मतलब गुणसूत्र से ही संतति गुणसूत्र बनते हैं, जो संतति कोशिकाओं में दिखाई देती हैं, जो नई कोशिकाओं में दिखाई देती हैं। गुणसूत्र 2 घटकों से मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से। और प्रोटीन कौन सी होती है? जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ठीक, कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। इसके डीएनए में विभिन्न क्रियाओं हेतु विशेष कूट स्पेशल कोड के रूप में संदेश निहित होते हैं। डीएनए में ही विभिन्न क्रियाओं के लिए स्पेशल कोड यानी कि विशेष कूट के रूप में संदेश निहित होते हैं। डीएनए में ही सब निहित होता है। ठीक, मतलब डीएनए में ही सब इकट्ठा होता है। डीएनए अणु कोशिका के निर्माण में, डीएनए अणु जो होता है कोशिका के निर्माण में और सूचनाओं के आदान प्रदान में उपयोगी होता है। डीएनए के द्वारा ही कोशिका का निर्माण होता है तथा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, क्योंकि डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं और जीन्स में ही आनुवांशिक लक्षण इकट्ठा होते हैं। आनुवांशिक लक्षण इकट्ठा होते हैं, इसीलिए गुणसूत्र को आनुवांशिक वाहक कहते हैं। ठीक, डीएनए की कार्यकारी इकाई को क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। डीएनए की कार्यकारी इकाई को जीन कहते हैं।
जीन्स कहते हैं। डीएनए कोशिका द्रव्य में क्रोमैटिन पदार्थ में उपस्थित होता है। डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में नहीं, केंद्रक द्रव्य में डीएनए जो होता है केंद्रक द्रव्य में क्रोमैटिन धागों में उपस्थित होता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं। क्रोमैटिन धागों से ही गुणसूत्र बनता है और उसी में क्या होता है? डीएनए हमारा उपस्थित होता है। गुणसूत्र कब बनता है? कोशिका विभाजन के समय हमें गुणसूत्र दिखाई देता है। क्रोमैटिन धागों से ही गुणसूत्र दिखाई देता है। ठीक, क्रोमैटिन धागे जब कोशिका विभाजन होती है तो क्रोमैटिन धागे मोटे मोटे हो जाते हैं, उसी में हमें वही बाद में गुणसूत्र कहलाता है। ठीक, क्रोमैटिन पदार्थ धागों के रूप में केंद्रक द्रव्य में क्रोमैटिन पदार्थ धागों के रूप में क्या कह रहा है? क्रोमैटिन पदार्थ जो है धागों के रूप में केंद्रक द्रव्य में केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य में एक जाल के रूप में सुव्यवस्थित होते हैं। कौन सुव्यवस्थित होता है? क्रोमैटिन पदार्थ। ठीक, तथा कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र में संगठित हो जाते हैं। यही क्रोमैटिन धागे कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र में संगठित हो जाते हैं। ठीक, समझ गए? केंद्रक में पाया जाता है केंद्रक द्रव्य, और केंद्रक के जो बाहरी लेयर हैं उसे कहते हैं, उसमें 2 कलाएं होती है, बाह्य कला तथा अंतः कला। और प्रत्येक कला जो 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, उन कलाओं के बीच में जो अवकाश होता है, स्थान होता है, उसे परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं। ठीक, और केंद्रक के चारों तरफ हमें क्रोमोसोम लगा मिलता है। ठीक, छोटे छोटे बिंदु जो होते हैं, और केंद्रक से ही क्या जुड़ा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रादर्वी जालिका। ठीक, और जो केंद्रक में क्रोमैटिन धागे होते हैं उसी से जब कोशिका विभाजन होती है तब हमें वही संगठित होकर इकट्ठा होकर गुणसूत्र के रूप में दिखाई देती है। और गुणसूत्र में ही डीएनए होता है, और डीएनए का आनुवांशिक मतलब इकाई होती है, कार्यकारी इकाई होती है, उसे हम जीन्स कहते हैं। और जीन्स में ही आनुवांशिक लक्षण इकट्ठा होते हैं। ठीक, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक, आगे देखिए अब केंद्रक के कार्य। हम क्या पढ़ें? सेल का केंद्रक पढ़ें। ठीक, सेल न्यूक्लियस पढ़ें। उसके बाद हम पढ़ें केंद्रक कला, फिर पढ़ें हम गुणसूत्र, अब पढ़ेंगे केंद्रक के कार्य। केंद्रक का क्या कार्य है? यह आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है। केंद्रक जो है आनुवांशिक गुण जो है उसको नियंत्रित करता है। यह उपापचयी व अन्य जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, कि जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उसको यह नियंत्रण करता है तथा अन्य जैविक क्रियाओं को भी नियंत्रण करता है। ठीक, नंबर 3, यह कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। केंद्रक ही कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। नंबर 4, यह डीएनए की पुनरावृत्त रिपब्लिकेशन व अनुलेख में सहायक होता है। डीएनए की रिपब्लिकेशन में भी यह सहायक होता है। नंबर 5, इसमें प्रोटीन निर्माण संबंधित सभी कूट सूचनाएं होती हैं। किसमें? केंद्रक में प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है या प्रोटीन की निर्माण कैसे करना है, ये सब कोड जो है केंद्रक में ही उपस्थित होता है। ठीक, केंद्रक के थ्रू ही होता है। ठीक, उपापचयी क्रियाएं किसे कहते हैं? ठीक, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा कि उपापचयी क्रियाएं कौन सी होती हैं। ठीक, केंद्रक यहीं पे, सेल न्यूक्लियस आपका यहीं पे समाप्त होता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और जहाँ ना समझ में आया हो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।